नोटबंदी, इतना बड़ा फैसला लिया गया करप्शन के खिलाफ, उस समय पीएम का अप्रोच आपको कैसा नजर आता था? जाहिर तौर पर सबसे पहले उन्होंने आपको ही ये जानकारी दी होगी। जी बिल्कुल। प्रारंभ में हम केवल 3 व्यक्ति थे जिनको ये जानकारी थी, 3 महीने पहले। फिर एक समूह 7-8 लोगों का हुआ, जब 20 दिन 25 दिन रहे, क्योंकि अध्ययन जरूरी था कि मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके ज़माने में कैसे हुआ था, इंदिरा जी शास्त्री जी के ज़माने में क्या उस पर नोटिंग थी। तो फिर कुछ लोगों को जोड़ना पड़ा, बैंकों से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था, प्रिंटिंग प्रेसेस से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था। इसलिए फिर और बड़ा आवश्यक था कि ये नेचुरली कॉन्फिडेंशियल रहे। तो एक चुनौती थी, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है आज जब मैं सोचता हूँ, उन्होंने आखिरी दिन तक यह नहीं पूछा कि तुम लोग तैयार हो कि नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि सभा तिथि अब निश्चित कर दें, किस तिथि को आप कैबिनेट बुलाएंगे, उसका हमें समय तय करना होगा, तो उन्होंने तिथि निर्धारित कर दी। उस दिन भी हम लोगों से नहीं पूछा कि भाई ये सब तैयारी हो गई है। एक उनको इंट्रिंसिक विश्वास था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक को, पीएमओ को जिम्मेदारी दी गई है, तो वह जिम्मेदारी के अनुसार उतरेंगे। लेकिन कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इस कार्य में आपका होमवर्क कम था, इस कारण से 2 दिन कठिनाई आई, या इस कारण से बैंकों में भीड़ बढ़ी, आप एंटिसिपेट नहीं कर सके। ये कारण ऐसे थे जिस पर आलोचना स्वाभाविक थी, लेकिन उन्होंने उस आलोचना को कभी अधिकारी गण पे ट्रांसफर नहीं किया। एक दूसरा चैलेंज आया सर डोकलाम का, लगभग 73 दिनों तक चला। उस समय पीएम का अप्रोच और पर्सनैलिटी कैसी नजर आई? वह कार्यकाल संभवतः मैं तब तक निकल चुका था, लेकिन जो फर्स्ट डोकलाम के बगल में एक डिस्टर्बेंस हुआ था, जहाँ पहली बार पीपुल आर्मी जो थी चाइना की, उसने किया था और अटैक हुआ था। 73 दिनों में। और वह एक अजीब सा अनुभव था, क्योंकि ठीक उसी समय उसी तारीख को चीन के अध्यक्ष जी इस देश में थे और मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी के और उनके सहयोगी और वह बिल्कुल, हम लोग हैदराबाद हाउस में थे और खबरें मिनट टू मिनट आ रही थी कि ऐसा हो गया है। मुझे याद है बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा कि आप लोग जाएं, मुझे सिर्फ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी है, और उन दोनों जने की कुछ बात हुई होगी। और उस समय यद्यपि वो रुका नहीं, लेकिन उस समय वो एक्शन वहीं पर जहाँ था रुक गया था, फर्दर एग्रवेट नहीं हुआ था। क्या कारण चीन राष्ट्र के अध्यक्ष ने बताया होगा, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात बहुत साफ साफ कही थी। एक दूसरा चैलेंज जब आया, उरी वाला मामला हुआ, हमने फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया बालाकोट। तो इस दरमियान क्या था अप्रोच पीएम का और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री जी इस विषय को अपने निर्देशन और संरक्षण में रखते हैं। हमारे ज्येष्ठतम फोर्स के प्रतिनिधि हैं, उनसे वह चर्चा करते थे और उनकी पूरी बात सुनी जाती थी। बड़े आदर के साथ प्रधानमंत्री जी उन लोगों की बैठकों में उनकी बात को सुनते थे।
प्रायः बैठकों के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तब भी थे, अब भी हैं, श्री डोवाल, उनसे प्रधानमंत्री जी का विचार विमर्श होता था। बहुत से ऐसे बैठकों में कोई नहीं रहता था, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री के वो भी नहीं रहते थे। बहुत से में उनको श्री डोवाल बताते थे कि ऐसी चर्चा हुई है। लेकिन आई वुड से दैट एज पॉलिटिकल हेड he was keeping a full control on these international developments, and his guidance, clear orders were always available to the force for implementation. कभी किसी प्रेशर में नज़र आते थे उस दरमियान? वैसे बड़े क्राइसिस अगर हों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएं? मैं इसके बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर हो सकता है, वो शेयर ना करते हों। निर्णय लेने के बाद निर्णय का परिणाम क्या होगा, वो प्रेशर में रहते थे। जिस रात को उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम सभी को मालूम है, और बाद में उन्होंने स्वयं बताया, पूरी रात जगे थे और पूरी रात उनको ब्रीफ किया जा रहा था नक्शे पर कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लौटा है, ऐसा हुआ, अभी ये अवेट किया जा रहा है। जब आप पीएम दफ्तर से सर निकले तो दो बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात करें जो उन्होंने आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, जो कि पीएम के दिल के बहुत करीब, राम मंदिर और प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो सबसे पहले राम मंदिर को लेकर अगर बात करें आपसे, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या आपको बताया था कि मंदिर कैसा होना चाहिए, जो आत्मा कैसी होनी चाहिए, कोई खास ऐसी चीज़ जो उनका इंस्ट्रक्शन रहा हो आपको शुरू में ही? समय समय पे उनके शब्द तो मुझे अच्छी तरह याद हैं। पहली बार उनका ये मंदिर जो है वो इतना भव्य होना चाहिए कि ये सनातन धर्म का एक यह समझा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास करता है उसका यह नेसेसरी विजिटिंग पॉइंट होगा वर्शिप के लिए। वह इस बात को उन्होंने अनेक बार एम्फसाइज किया होगा कि लाइफ उसकी बहुत लंबी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल हो कि वो लाइफ हो, और उनके पास उदाहरण प्राचीन मंदिरों के। वह इस बात को प्रायः कहते थे कि आप चाहें या ना चाहें, इस मंदिर की तुलना विश्व के अन्य मंदिरों के, मंदिर या स्वरूप, चर्च, मॉस्क, जो भी हो, जो भी मतलब एक रिलीजियस स्थान है, उनसे की जाएगी। इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। और इसके बारे में तो खैर उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। ये मैं अलग अलग बैठकों में कैसे डेवलप हो रहा था उनका थॉट प्रोसेस। नॉर्थ साउथ का बड़ा भारी विषय था उनके समक्ष कि साउथ के लोग भी यह समझें कि यह केवल नॉर्थ का मंदिर नहीं है। फिर सामाजिक समरसता का प्रश्न था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, तो उन्होंने चाहा कि यहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर हो, निषाद जी का हो, सबरी माता का हो, अहिल्या का हो, अगस्त्य मुनि का हो, तो इनके भी मंदिर वहाँ बनाए गए हैं, और आप जाएंगे तो आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो इस पे जोर था कि सामाजिक समरसता का भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने साफ साफ कहा था ये मंदिर आपको बनवाने होंगे। उससे पहले मेरे मानसिक पटल पे कहीं इसकी योजना भी नहीं थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय को लेकर सर कोई खास इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया? उन्होंने यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसमें किसी भी प्रधानमंत्री का नेगेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनके अनुसार हर प्रधानमंत्री ने अपनी निष्ठा, विश्वास और अपने क्षमता के अनुसार देश को बढ़ाया है
तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप यह देख लें कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ आएगा संग्रहालय में, और वह जब संग्रहालय से बाहर जाने लगे तो वो संदेश क्या लेकर जा रहा है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटमस टेस्ट फॉर यू।